गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर 7 तक हो चुका था। लेक्चर 8 हम पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। आपने जो पिछली वाली क्लास देखी है उसको आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। हमने कल डिस्कस किया था न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के बारे में। वहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनता ही है। आप पिछला पेपर उठा के देख सकते हैं और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक आपका गैस पर रहने वाला है। वो टॉपिक आपका आज है गैस से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम्प्लीटली देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, स्पीड कम लगे तो डबल स्पीड पे देखिएगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि जो मैटर की कई स्टेट होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो आपने गैस के बारे में पहले वाले लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। क्या देखा था आपने गैस के बारे में? जो गैस का शेप होता है, जो गैस का शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। आपने बोला था कि जो गैस का शेप होता है सर वो फिक्स नहीं होता। आप गैस को गैस का कोई शेप तो फिक्स होता ही नहीं है। अच्छा, गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स होता है क्या सर? गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। आप एटमॉस्फेयर में गैस को छोड़ देंगे, पता ही नहीं चलेगा कितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है। अब जो गैस के पार्टिकल होते हैं, भाई कोई भी मैटर होता है, गैस भी तो एक मैटर ही है ना। गैस भी तो एक मैटर है। आपने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, सॉलिड के बारे में पढ़ा, आपने लिक्विड के बारे में पढ़ा था, आपने गैस के बारे में पढ़ा था, आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, आपने बोफ आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ा था। 5 स्टेट होती हैं। जनरली अपन 3 स्टेट की बात करते हैं। तो जो गैस वाली स्टेट होती है, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, गैस एक मैटर है तो मैटर बना एटम से। तो जो एटम होते हैं ना दूर दूर पर होते हैं। एटम कैसे होते हैं? दूर दूर पर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतरा अणु मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है ज़्यादा होता है। वी कैन राइट इट लाइक दिस कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है भैया? ज़्यादा होता। समझते जाइए, सारे क्वेश्चन भी करेंगे यहीं से आज। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। अच्छा, जब स्पेस ज़्यादा होता है तो क्या इन दोनों पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा भैया। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने से अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ना, अंतर आणविक बल, ठीक है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। ये तो बेसिक चीज़ें थी गैस के बारे में कि गैस का कोई शेप फिक्स नहीं होता, गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस के जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होते हैं। जो इसमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो फोर्स कम होता है, क्योंकि पार्टिकल आपस में पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई थी। अच्छा सर, कितने टाइप की गैस होती है बता दीजिए? कितने टाइप की गैस होती है? तो लिख लीजिए आप लोग टाइप्स ऑफ गैस के बारे में। टाइप्स ऑफ कितने टाइप? पहला होता है मोनो एटॉमिक गैस। क्या होता है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल, सिंगल एटम यानी एक परमाणु, एक परमाणु। एक होता है मोनो एटॉमिक गैस। दूसरी गैस होती है भैया, एक होता है डाई एटॉमिक गैस। लिख देता हूँ पहले, डाई एटॉमिक यानी फिर क्या बोलेंगे? द्विपरमाणु। तीसरे टाइप की जो गैस होते हैं आपके ट्राई एटॉमिक गैस। इसे बोलते हैं त्रिपरमाणु। इसके अंदर 3 परमाणु होते हैं, 3 एटम होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पॉली एटॉमिक गैस। क्या आता है? पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस को बोलते हैं बहुपरमाणु। एक से ज़्यादा परमाणु होंगे, एक से ज़्यादा क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो ये 5 टाइप की गैस आपने देखा, 4 टाइप की गैस आपने देखा। अब इनके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब क्या हुआ? एक ही एटम होगा। तो एक एटम वाले जितने भी गैस हैं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे आपका हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया। ठीक है, जितनी भी गैसेस होती हैं ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एटम है, एक ही एटम है।
डाई एटॉमिक गैस के अंदर 2 एटम होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लोराइड हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये क्या होती है, डाई एटॉमिक गैस होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 एटम होते हैं। तीसरी गैस होती है ट्राई एटॉमिक गैस, जिसके अंदर 3 एटम होते हैं। अब भैया 3 एटम किसके अंदर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना, और आपका ओजोन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। तो ये जो गैसेस होती है क्या होती है, ट्राई एटॉमिक, इसके अंदर 3 एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, 1 कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर के, 3 यहाँ पास ऑक्सीजन के हैं, तो फिर बोलेंगे ट्राई एटॉमिक गैस। अच्छा, जो पॉली एटॉमिक गैस कौन सी होती हैं, इसमें 1 से ज़्यादा एटम, मतलब 3 से ज़्यादा एटम हो जाएंगे, जैसे आपका मेथेन हो गया, आपका अमोनिया हो गया, और बहुत सारी गैसेस आती हैं जो कि पॉली एटॉमिक होती है, जिनके अंदर 3 से ज़्यादा एटम होते हैं, 3 से ज़्यादा एटम होते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रियल गैस क्या होती है और आदर्श गैस क्या होती है, वास्तविक गैस क्या होती है और वास्तविक गैस को क्या बोलते हैं रियल गैस। क्या बोलते हैं भैया, रियल गैस। अच्छा, अब रियल गैस क्या होती है, वास्तविक गैस क्या होती है। दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं, आज तक आप जितनी भी गैस को जानते हैं, जितनी भी गैस की खोज की गई है, ऑल गैसेस इन वर्ल्ड, ऑल गैसेस इन वर्ल्ड, जितने भी दुनिया में गैसेस हैं वो सभी क्या हैं, आपकी रियल गैसेस हैं। सभी क्या होती है, रियल गैस। वो गैस जिस कंटेनर में होती है, उस कंटेनर की जो दीवारें होती हैं चारों तरफ की, उसमें क्या करती है, प्रेशर लगाती हैं। क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। जो आपके रियल गैसेस होती हैं, जिस भी कंटेनर में जहाँ भी होती हैं, जिस भी सिस्टम के अंदर होती है, उस सिस्टम में क्या लगाती है, प्रेशर लगाती हैं, दबाव लगाती हैं। दूसरी टाइप की गैस हम बात करेंगे आपकी आदर्श गैस के बारे में, आइडियल गैस के बारे में। आदर्श गैस कोई गैस नहीं होती, जस्ट एक काल्पनिक गैस होती है। ये क्या होती है, काल्पनिक गैस होती है, पूरे दुनिया में कोई आदर्श गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और एक गैसेस क्या होती है, दीवार जो होती है, वाल पर प्रेशर नहीं लगाते, दीवारों पर प्रेशर लगाती नहीं है, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, जस्ट एक कल्पना होती है। ये क्या होती है, दीवारों पर प्रेशर नहीं लगाती। अभी जब हम पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण तो वहाँ और आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो वास्तविक गैसें होती है दीवारों पर प्रेशर लगाती है, रियल गैसेस। आइडियल गैसेस एक काल्पनिक गैसेस होती है जो कि दीवारों पर प्रेशर नहीं लगाती हैं। अच्छा, जो गैस है मेनली 3 चीज़ पर डिपेंड करता है ना। गैस में यदि कुछ चेंजेस हम करें तो मेनली उसमें 3 चीज़ें इफेक्ट होती हैं। पहला तो टेम्परेचर, पहला तो एक टेम्परेचर होता है, दूसरा होता है आपका प्रेशर। एक तो टेम्परेचर होता है, दूसरा प्रेशर होता है, तीसरा होता है वॉल्यूम। इन 3 चीज़ों पर मेजरली डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, यानी ताप, दाब, आयतन। ताप, दाब और आयतन पर। अब हम अलग अलग नियम पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा चार्ल्स का नियम, आपने सुना होगा बायल का नियम, गैलुफेक का नियम, ग्राहम का नियम। उन सभी नियम को देखेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, घबराइए नहीं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 2020 के अंदर भी आए हुए हैं, तो अभी हम करेंगे। पहला आप लोग लिखिए चार्ल्स का नियम। क्या लिखेंगे, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के नियम के बारे में अभी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है चार्ल्स का नियम, इस पे एक ट्रिक आपको काम करेगी, ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। चार्ल्स टीवी देख रहा है, चार्ल्स टीवी देख रहा है, चार्ल्स टीवी देख रहा है। यहाँ पर फिर तो टी टेम्परेचर आया, वी वॉल्यूम होगा, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ये क्या कहता है समझते हैं, इनको क्या कहता है समझते हैं। एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर में गैस भरी हुई है। इस कंटेनर में क्या है, हमने गैस भर दी, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, गैस भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसे क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर आप ढक्कन नहीं लगा रहता। अब यदि मान लो ये जो ढक्कन है, ये क्या है आपका, ये ढक्कन है, यदि ये ढक्कन लगा रहेगा
एयर ढक्कन लगा रहेगा तो भैया वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो यही कहता है चार्ल्स का नियम, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। और अब ये ढक्कन नहीं लगा रहा, यदि ढक्कन लगा रहेगा तो क्या करेगा, प्रेफर लगाएगा, प्रेफर लगाएगा, प्रेफर लगाएगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेफर को आपको कांस्टेंट रखना है, प्रेफर को आपको स्थिर रखना है, क्या करना है, स्थिर रखना है। आ रही बात समझ में। चार्ल्स भैया बोलते हैं कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि ढक्कन नहीं लगा होना चाहिए, ढक्कन नहीं लगा होना चाहिए मतलब प्रेफर कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ऊपर से प्रेफर लगेगा, क्या होगा, प्रेफर लगेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि ये वाला इम्पोर्टेंट है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और वहाँ पे क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। समझ में आ गई होगी बात। दूसरा आपका नियम होता है बायल का नियम। दूसरा क्या है, बायल्स का नियम। बायल का नियम, इसके बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। बायल का नियम क्या होता है, इसका एक ट्रिक होता है वीआईपी बॉय, वीआईपी बॉय, जो वीआईपी बॉय होते हैं। वी का मतलब होता है वॉल्यूम, आई का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पी का मतलब होता है प्रेफर, पी का मतलब होता है प्रेफर। वी का मतलब होता है वॉल्यूम, आई का मतलब होता है इन्वर्सली, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और पी का मतलब होता है प्रेफर, पी का मतलब क्या होता है, प्रेफर होता है। अब यहाँ पास होगा क्या, ये कहता है कि यदि हम प्रेफर को बढ़ाएंगे, प्रेफर को बढ़ाएंगे तो वैल्यूम हमारा कम होगा, प्रेफर को बढ़ाएंगे तो वैल्यूम कम होगा। कहने का मतलब है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है। अब आप ऊपर से प्रेफर लगा रहे हो, आप ऊपर से प्रेफर लगाएंगे तो जब उसको दबाएंगे, ऊपर से दबाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, आयतन में कमी आएगी। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए आप नीचे से गर्म कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, ऊपर से दबा रहे हैं, तो भैया वॉल्यूम कम नहीं होगा, वो कंपनसेट हो जाएंगे, या फिर वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो आपको ये देखना है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। हालांकि ट्रिक से पता चल रहा है कि यहाँ पर टी का नाम ही नहीं आया तो टी कांस्टेंट होगा, वहाँ पर टी भी था तो टी और वी आया था, पी नहीं है तो पी कांस्टेंट होगा। बट समझने के लिए समझिए कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्थिर रहेगा। तीसरा नियम हम जो बात करेंगे वो है आपका गेलुफैक का नियम, ला ऑफ गेलुफैक। ला ऑफ गेलुफैक, गेलुफैक का नियम क्या होता है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेफर होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेफर होता है। अब इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो प्रेफर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेफर बढ़ेगा। अब प्रेफर कब बढ़ेगा, आप समझो, प्रेफर कब बढ़ेगा, इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है। अब नीचे से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो प्रेफर कब बढ़ेगा भैया, प्रेफर तब बढ़ेगा जब इसके ऊपर जो ढक्कन लगा था ना, ये जो ढक्कन लगा था, ये ढक्कन बिल्कुल टाइट रहेगा, क्या रहेगा, टाइट रहेगा। यदि ढक्कन टाइट रहेगा तो नीचे से हम प्रेफर लगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर से बढ़ ही नहीं पाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने का सोचेगा लेकिन बढ़ नहीं पाएगा, तो ऊपर से प्रेफर लगेगा, क्या लगेगा, प्रेफर लगेगा। ये आपका होता है ला ऑफ गेलुफैक, ला ऑफ गेलुफैक, है ना। ये कब होता है, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, क्या रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ए वाला आपका पूरा वॉल्यूम रहेगा ए वाला, और इसमें भी आप क्या करें, प्रेफर लगाएंगे, तो भैया सिंपल सी टेम्परेचर लगाएंगे तो प्रेफर बढ़ेगा, टेम्परेचर लगाएंगे तो प्रेफर बढ़ेगा। तो ढक्कन को टाइट करके लगा दो, ढक्कन को टाइट करके लगा दो, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो मैंने 3 नियम आपको बता दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सर न्यूमेरिकल कैसे करें, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला बता दूंगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि चार्ल्स का नियम लगेगा कि बायल का लगेगा कि गेलुफैक का लगेगा, अब आसानी से कर पाओगे, ठीक है, आसानी से कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूँ आपको, चार्ल्स समझ में आ गया, बायल समझ में आ गया, गेलुफैक का नियम समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की।
क्या होता है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, P1 V1, जस्ट अ मिनट, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, P2 V2 अपॉन T2। अब ये फार्मूला आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपके आ जाए इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला याद रहेगा ना, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसमें जो आपका T रहेगा, T आएगा आपका केल्विन में। किस में रहेगा? केल्विन में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। जो भी कांस्टेंट रहेगा ना, अब जो फार्मूला है ना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लगता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका प्रेफर कांस्टेंट है तो प्रेफर वाला हटा देंगे तो V1 T1 इक्वल टू V2 T2 आ जाएगा। जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वाला हटा देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन लगाइए फटाफट। क्वेश्चन ये है कि जब टेम्परेचर T1 था, T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस था, उस टाइम पे जो वॉल्यूम था कितना था? 360 ml था। मान लो वाटर ही है, जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था तो वॉल्यूम कितना था? 360 ml, 360 ml। ठीक है, और इसमें जो कांस्टेंट है P क्या है? कांस्टेंट है। P क्या है आपका? कांस्टेंट है। और P क्या है अपना? कांस्टेंट है। V2 बराबर आपका हो जाता है 400 ml, 400 ml। तो वॉल्यूम 400 होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? वॉल्यूम 400 होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? T1 टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर 3600 ml वॉल्यूम था, तो 400 ml वॉल्यूम के लिए, सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस पर 360 ml वॉल्यूम था, तो आपको 400 ml वॉल्यूम के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? कितना टेम्परेचर चाहिए भैया? यहाँ पास जो कांस्टेंट है क्या है? प्रेफर कांस्टेंट है। फार्मूला पता है ना आपको, क्या होता है आपका फार्मूला? P1 V1 इज इक्वल टू T1 P2 V2 अपॉन T2, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ प्रेफर हटा दो यार, V1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। V1 कितना दिया हुआ है? 360 अपॉन T1 कितना दिया है? 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V2 कितना दिया है? 400 ml अपॉन T2 कितना दिया हुआ है? कुछ पता नहीं हमको, नहीं पता। और मैंने बताया था कि जो आपको टेम्परेचर लेना होगा वो केल्विन में लेना होगा, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया है, आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे। ये कन्वर्जन तो आता होगा, नहीं आता सीख लीजिए। कहाँ सीखे? फिर यूट्यूब में सीख लीजिए, यूट्यूब से मिल जाए कन्वर्जन, बहुत बेहद आसान होता है। 360 अपॉन 15 प्लस 273, 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 400 अपॉन T2, 400 अपॉन T2। चलिए फॉलो करते हैं। तो 360 अपॉन 15 288 हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 अपॉन T2, 400 अपॉन T2। तो T2 इज इक्वल टू 400 इंटू 288 अपॉन 360, 360 तो जीरो से जीरो निकल जाएगा। ठीक है, और 36 अट्ठे 288 होता है ना, तो कितना आएगा आपको? 8 चौक 32, 320। जो एक क्या आएगा? 320 आएगा। जो T2 आपका आएगा 320 केल्विन, 320 केल्विन। अब वहाँ पास दिया था डिग्री सेल्सियस में, आपको केल्विन दिया हुआ है, तो केल्विन के लिए क्या करेंगे? इसमें से आप 273 हटा देंगे, तो 320 माइनस 273 कम्स टू बी 47 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि T1 टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था आपका 360 ml था, तो 400 ml वॉल्यूम पर कितना टेम्परेचर होगा? 400 ml वॉल्यूम पर कितना टेम्परेचर होगा? एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। फार्मूला आपको पता ही था, फार्मूला क्या होता है? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ पास कांस्टेंट क्या था? प्रेफर, प्रेफर कांस्टेंट था तो मैंने प्रेफर को हटा दिया, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी, एम्फर आ गया। तो कितना आसान है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत आसान चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एवोगैड्रो के नियम, है ना, बोलते हैं अवोगाद्रो का नियम बोलते हैं हिंदी में, अवोगाद्रो, इंग्लिश बोलते हैं एवोगाड्रो का नियम। तो क्या होता है भैया ये नियम, क्या होता है इसको देख लीजिए।
अवोगाद्रो का नियम, ठीक है। अभी अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? अवोगाद्रो का नियम ये कहता है भैया कि आपके पास दो कंटेनर हैं, आपके पास दो कंटेनर है, बड़े ध्यान समझिएगा, स्टेटमेंट से फ़ायदा नहीं होगा, समझना पड़ेगा तब स्टेटमेंट आप क्लियर होंगे। देखो आपके पास दो कंटेनर है, अब कंटेनर छोटे बड़े दिखेंगे तो आप लोग फिर बोलेंगे सर क्या है आप वो कर रहे हो, चलो बना देता हूँ। अब लगभग सेम दिख रहे हैं ना, ये दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, इसका मान लो V1 है और इसका V2 है, तो V1 इज इक्वल टू V2। V1 क्या है? वॉल्यूम 1 का कंटेनर है ना, कंटेनर 1 का वॉल्यूम। V2 क्या है? कंटेनर 2 का वॉल्यूम। अब हमने क्या किया कि दोनों कंटेनर के सेम वॉल्यूम पर मैंने गैस डाल दी, क्या डाल दी? गैस भर दी। इन दोनों कंटेनर पर क्या कर दी? मैंने गैस भर दी है। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम था, मैंने गैस सेम रख दी है। तो क्या जरूरी है कि इन दोनों गैस की मात्रा भी सेम होगी? दोनों गैस की मात्रा भी सेम होगी। वॉल्यूम तो सेम था, तो क्या जरूरी है कि दोनों गैस की मात्रा भी सेम होगी? बताइए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कब? इसमें जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, टीपी कांस्टेंट रहे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे। यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो भैया जो आपका कंटेनर 1 है और एक कंटेनर 2 है, इनमें जो गैस के पार्टिकल है ना, तो कंटेनर ए में जितने मोलों की संख्या होगी वही कंटेनर 2 में मोलों की संख्या होगी, कंटेनर 2 में मोलों की संख्या होगी। आ रही बात समझ में? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्या होता है? मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि समान दाब एंड समान ताप एंड समान आयतन पर, टेम्परेचर भी सेम है, कांस्टेंट है, स्थिर ताप स्थिर दाब एंड समान आयतन पर जो अणुओं की संख्या होती है दोनों कंटेनर में क्या होती है भैया? सेम होती है। तो जितना वैल्यू कंटेनर 1 में पार्टिकल होंगे, मोल्स होंगे, उतने ही आपके कंटेनर 2 में होंगे। कितने? कंटेनर 2 में होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और फॉलो कर लेते हैं, तो V/N कर लेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट। इसको अपन लिख सकते हैं V1/N1 इक्वल टू V2/N2। V1/N1 इक्वल टू V2/N2, इसको लिख सकते हैं ना, बहुत आसान है। तो ये नियम ध्यान में रखिएगा कि स्थिर ताप एंड स्थिर दाब पर यदि दो कंटेनर का आयतन समान है तो उसमें जो गैस है उन गैस की जो मोलों की संख्या होती क्या होती? समान होती है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, अब चुटकियों में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, करके दिखाते हैं। आपको वॉल्यूम दिया है, V1 बराबर दिया 200 ml, वॉल्यूम आपको 200 ml दिया है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ मोल आपको दिया है 40, V2 बराबर आपको निकालना है और N2 बराबर आपको दिया हुआ है 60, N2 बराबर आपको 60 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे भैया? कैसे निकालेंगे बताइए? सिंपल सा फार्मूला है, V1N1 इक्वल टू V2/N2, V1N1 इक्वल टू V2/N2, V1N1 इक्वल टू V2/N2। V1 का मान कितना दिया है? 200, N1 का मान कितना दिया है? 40, V2 का मान नहीं दिया है और इसका 60 दिया हुआ है। तो 40 पंचा 200 और 50 छक्का 300, तो इसका कितना हो जाएगा? 300 ml होगा। कितना होगा? 300 ml होगा, ठीक है। यहाँ पास दोनों का अलग अलग वॉल्यूम है, लेकिन इस फार्मूले की हेल्प से मैंने कर लिया है ना। अवोगाद्रो का नियम पता रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको नियम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी हम देख रहे थे अवोगाद्रो का नियम, देख लिए थे, जस्ट क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक नोट करके लिख लीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली कर लेना, बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू दी पॉइंट भी आप पढ़ेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो नोट करके लिखवा देता हूँ मैं इनको आपको। पहला आपका एक जो टर्म है, एक टर्म है आपका FTP,
एक टर्म है एफ टी पी, फिर दूसरा आपका एक टर्म होता है आपका एन टी पी, एक होता है एन टी पी, फिर तीसरा आपका टर्म होता है आपका आर टी होगा ना, हाँ आर टी होगा। तो ये 3 टर्म होते हैं। अब आपको पता है तो बता दीजिए इनका फुल फॉर्म। एफ का मतलब क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल, जस्ट अ मिनट, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आरटी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। क्या होता है भैया, रूम टेम्परेचर। आ रही बात समझ में? ये 3 आपके टर्म हैं, 3 टर्म हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, बताइए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें अपन लोग रह सकते हैं, रहते हैं नॉर्मल। ये यहाँ पर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल हम रह सकते हैं, और 1 एटीएम में होता है, 1 एटीएम में होता है, ठीक है। अब जो आपके मेडिसिन वगैरह रखी जाती है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रखी जाती है, जो भी आपके मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर वो होता है जिसपे अपन रह सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसका भी 1 एटीएम होता है, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है, अपने जो रूम का टेम्परेचर होता है ये होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब बोलेंगे सर ये क्यों लिखवा रहे हैं, इससे न्यूमेरिकल बनेगा आपका। तो स्टैंडर्ड में 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेफर में तो 1 एटीएम ही रहेगा, नॉर्मल में 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेफर में 1 एटीएम ही रहेगा, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको कुछ बताएंगे आदर्श गैस समीकरण के बारे में, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है भैया, हिंदी में क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, ये जो आदर्श गैस समीकरण होता है ना, सिंपल होता है, ये होता है पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर होता है एन आर टी। अब ये पी क्या होता है, वी क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पीवी बराबर क्या होता है एन आर टी, पी क्या होता है, प्रेशर होता है, पी क्या होता है, प्रेशर होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एन क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, एन क्या होती है, मोलों की संख्या होता है। आर क्या होता है भैया, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखिएगा इसका। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर बराबर होता है 8.314 जूल, मोल का इनवर्स एंड केल्विन का इनवर्स लिखा रहता है, क्योंकि ये बटे में होते हैं, मोल और केल्विन किस में होते हैं, बटे में होते हैं। तो 8.314, तो पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, बहुत आसान हलवा टाइप में रहता है, करके आ जाना आप लोग, छोड़ के मत आना। कैसे क्वेश्चन आएगा आपके बारे, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एफटीपी पर 4 मोल आदर्श गैस का आयतन बता दो, आदर्श चलिए बताइए आप लोग। एफटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 4 मोल गैस का आदर्श गैस का आयतन बता दो।
कैसे बताओगे भैया? सिंपल सी बात है, जब भी एफटीपी बोले कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एफटीपी बोला है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर आपका हो जाएगा 1 atm। कितना हो जाएगा? 1 atm। फार्मूला क्या होता है? पीवी बराबर nRT। nRT। अब देखो यहाँ पास हमें दो चीज़ें तो पहले ही मिल गई, एक तो हमें टेम्परेचर मिल गया और एक तो हमें प्रेशर मिल गया। हमें वॉल्यूम निकालना था, नंबर ऑफ मोल पता है, आर तो हमारी बपौती है। जैसे जी का मान हमें पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, उसी तरीके से हमें आर का मान पता होता है कि आर का मान होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, हमें पता होता है। आर भी पता रहेगा, आर भी तो हमें पता रहेगा। टी और पी हमको मिल चुका है, तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो गया। निकाल दो भैया, किसका वेट कर रहे हो? पी का मान 1 है, वी का मान नहीं पता, एन का मान 4 है, आर का मान 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लेकिन लेना किस में पड़ेगा? केल्विन में लेना पड़ेगा, केल्विन में लेना पड़ेगा। फार्मूला भी केल्विन में आता है ना, ए वाला भी, आर की वैल्यू भी। तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन, 273 केल्विन। चलिए इसको फॉलो कर लीजिए। इसको फॉलो करेंगे तो 9078 के आसपास आएगा, 9078 के आसपास आएगा। तो बेहद आसान है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो जो क्वेश्चन में लिखा रहता है एफटीपी लिखा है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर तो दे ही दिया है, और मोल हमें दिया था, निकाल लिए। मान लो मोल नहीं दिया है, उस केस में आपको मोल निकालना पड़ेगा, उस केस में आपको मोल निकालना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, मोल नहीं दिया है यहाँ पास, आपको एनटीपी दिया है। एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 132 ग्राम, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 132 ग्राम CO2 का आयतन बता दो। CO2 का आयतन क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 132 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? सब कुछ पता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें टी का मान पता चल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, पी का मान कितना है? 1 atm। ठीक है, मोल निकालना पड़ेगा। मोल क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर वेट। मोल क्या होता है? मैंने अच्छे से आपको बता के रखा है कि आपका वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? भार अपान अणुभार, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट 132 अपान मॉलिक्यूलर कितना हो जाएगा? कार्बन का कार्बन 6 दूनी 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। 132 अपान 2 2 4 3 1 4 44 है। कितना आएगा? 44। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 44 इंटू 3, 3 4 जो 3 चौक 12 के 2। ठीक है, कितना? 3 आ जाएगा। तो नंबर आप मोल कितने आ गए भैया? मोल आपके 3 आ गए हैं। मोल कितने आ गए हैं? 3 आ गए हैं। फार्मूला में वैल्यू रख दो। पीवी बराबर कितना होता है? nRT होता है। पीवी बराबर nRT होता है। पी का मान पता है नहीं पता? पता है। कितना है भैया? 1 है। वैल्यूम निकालना है। n 3 आ गया। आर कितना होता है? 8.314। टेम्परेचर कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 इंटू 273 हो जाएगा। इसको फॉलो कर लीजिए, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। तो बेहद आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक आपका है ग्राहम का लॉ। ग्राहम नियम आपने पढ़ा होगा, है ना? ये विसरण के लिए होता है, डिफ्यूजन के लिए होता है। जस्ट अ मिनट, मैं लिख देता हूं इसको। ग्राहम का लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है? अब ये लॉ क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है, यदि किसी को पता है तो बता दीजिए आप लोग। ये क्या बोलता है? ये दो गैसों पर लिया गया है। एक तो हल्की गैस, एक तो हल्की गैस पर आधारित है, दूसरा आपकी भारी गैस पर आधारित है, भारी गैस पर आधारित है। अच्छा बताइए, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका होगा? हल्की गैस का होगा, भारी गैस का? सबसे ज़्यादा हल्की गैस फैलेगी कि भारी गैस फैलेगी? आप बताओ, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस फैलेगी? हल्की गैस फैलेगी कि आपका भारी गैस फैलेगी? बताइए फटाफट।
अब हल्के और भारी उसके किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग होता है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग होता है, अणुभार के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो कौन सी गैस ज़्यादा फैलेगी? मान लो यहाँ पास ऑक्सीजन लिखा है और यहाँ पास हीलियम है, ऑक्सीजन है और हीलियम है, इन दोनों में से कौन सी फैलेगी? आप लोग कमेंट करके बताइए ज़्यादा। तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है, जो हल्की गैस होती है ना, जो हल्की गैस होती है वो ज़्यादा फैलेगी। आपके यहाँ पास हीलियम जो होगी, हीलियम क्या होगी, ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट मान लो ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नहीं ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, जैसे आप मान लो घर में खाना बनना, अच्छा सा पकवान बनना, तो महक आती है ना, अगरबत्ती की सुगंध आती है, किससे आती है? ये सब विसरण के थ्रू आती है, डिफ्यूजन के थ्रू आती है। तो ग्राहम का लॉ होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ये वाला ध्यान में रखिएगा कि यदि m क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट, m क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अणुभार होता है, क्या होता है, अणुभार होता है। तो यदि अणुभार ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अणुभार कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस बात को ध्यान में रखिए। अब यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं, V1/V2 इक्वल टू कर सकते हैं अपन M2/M1। इसको लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, M2/M1। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि ऐसे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, पर थोड़ा सा ध्यान में रखिए यदि कभी बन जाता है तो। ये फार्मूला के बारे में V1/V2 इक्वल टू ए आपका अंडर रूट है, ध्यान रखिएगा, ए आपका अंडर रूट है M2/M1। ठीक है, अगला आपको एक नियम पढ़ना है, वो नियम जो है आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का आंशिक दाब का एक नियम है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल आंशिक दाब पर एक नियम है, वो नियम क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डाल्टन ये कहते हैं कि मान लो एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर पे मान लो 3 गैस है, एक ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है। तो जो आपको पता है कि जो रियल गैसेस होती है वो प्रेशर लगाती हैं कंटेनर की दीवारों पर। तो जो ये तीनों गैस प्रेशर लगाएंगे, लेट सपोज से प्रेशर लगाती है पी, ए गैस, बी गैस और सी गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर पी है। ठीक है, और एक केवल जो इंडिविजुअल प्रेशर लगाती है वो P1 लगाती है, बी जो लगाती है प्रेशर, ये आपका जो बी लगाती है वो P2 लगाती है, और जो सी लगाती है P3 लगाती है। तो P इक्वल टू होता है P1 + P2 + P3, ये इसका नियम होता है। यानी कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ गैसेस हैं, उन गैस के द्वारा टोटल लगाया गया प्रेशर हर एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर के योग के बराबर होता है। यानी ए लगाएगी अपना प्रेशर, बी लगाएगी अपना प्रेशर, सी प्रेशर लगाएगी, तीनों को जोड़ देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी P1 P2 P3, और टोटल इन गैसों के द्वारा लगाया गया प्रेशर P होता है। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन एक किसके लिए बोला गया है कि ये जो तीनों गैस होती हैं आपस में मिक्स नहीं होती हैं। ये नियम आपस में क्रिया करने वाली गैसों पे लागू नहीं होता, ये वहाँ लागू होता है जो गैसेस आपस में क्रिया नहीं करती हैं, है ना। जो गैस आपस में, जस्ट अ मिनट, यहाँ पास क्या लिखा गया, जो गैस आपस में क्रिया ना करे, आपस में क्रिया ना करे, उनके लिए लागू होता है। तो मैंने आपको आज गैस वाले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया है। आने वाले अगला जो चैप्टर होगा हम धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे कि हम खनिज से धातु कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने क्या क्या देखा, इसमें मैंने थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको गैस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, टाइप ऑफ गैस के बारे में, फिर वास्तविक गैस, आइडियल गैस हो गया,
चार्ल्स मतलब क्या, टीवी देख रहा है, टीवी, टीवी ध्यान में रखिए। बॉयल के लिए वीआईपी बॉय ध्यान में रखिए, है ना। लाप है, गेलुफैक का नियम थोड़ा ध्यान में रखिए। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है ना। अवोगाद्रो का नियम ध्यान में रखिए। और बस जो चीज़ें मैंने बताई सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं बताई इसके अंदर, है ना। आपको जो भी पढ़ा रहे हैं ना, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो कोई आलतू फालतू की चीज़ें है नहीं। आप इनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो काम हो जाएगा आपको, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और एक दो तीन चीज़ और ध्यान में रखिए, थोड़ा आप लोग क्वेश्चन भी लगाया करिए, क्वेश्चंस भी लगाया करिए। अब एक्चुअली उतना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है कि मैं क्वेश्चंस भी आपको लगवाऊँ, तो आप क्या करो, क्वेश्चंस भी लगाओ, क्वेश्चंस भी लगाओ। ऐप के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन आप पे केमिस्ट्री के हैं, उनको तो लगा ही लेना, ठीक है। और यदि आपके पास पुणेकर की बुक है, पुणेकर की, तो वहाँ से आप लगा लेना, पुणेकर की बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट में टोटल टाइम नहीं देना है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे करके अच्छे से पढ़ाई करिए, इक्वल टाइम दे करके, ठीक है। कोई भी क्वायरी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यदि आपने कोर्स ले रखा है और आपको कहीं प्रॉब्लम आती है ना, तो सोचना विचारना कुछ भी नहीं है। कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही, कोई वीडियो नहीं चल रहा है, तो आपको तुरंत हमें कॉल करना है। इस नंबर पे आप कॉल करिए 7999720833। इस नंबर पे कॉल करिए, शुभम सर आपके टेक्निकल सपोर्ट जितना भी रहता है पूरा देखते हैं, वो आपके जो भी क्वेरी होगी रिजॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट आता है कोई किसी भी कॉन्सेप्ट पर, केमिस्ट्री होगा या फिर अन्य सब्जेक्ट पर, तो हमें आप व्हाट्सअप करिए 9340888429 पर, हम आपके डाउट को देखेंगे। तो अच्छे से तैयारी करना है, सिलेक्शन इस बार लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।